डॉक्टर सोनम फर्टिलिटी सेंटर जो कि करनाल में स्थित है, बांझपन के मरीजों के लिए डॉक्टर सोनम जी एक वरदान साबित हो रहे हैं। दूर दूर से मरीज यहां पर पहुंचते हैं और डॉक्टर सोनम जी के द्वारा अपना इलाज करवाते हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने डॉक्टर सोनम फर्टिलिटी सेंटर का विशेष दौरा किया और डॉक्टर सोनम जी के साथ विशेष मुलाकात की। पेशा पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। को मनाने जा रहे हैं डॉक्टर सोनम सचदेवा जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हजारों की गिनती में 19 संतान जोड़ों को संतान सुख की प्राप्ति कर चुके हैं, जो अपनी जिंदगी से हार चुके थे। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे फैशन शो में। थैंक यू। मैं पंजाब प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि ताकि मैं अपने विचार आप लोगों से शेयर कर सकूँ। डॉक्टर साहब, आज का जो युग है जिसमें लोग जो इनफर्टाइल लोग हैं उनको मालूम ही नहीं पड़ता, वो लोग किसी सहारों के साथ अटैच होकर, किसी ऑनलाइन चीजें देखकर, एडवर्टाइजमेंट देखकर वो लोग चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज वो डॉक्टर जो ऑब्स्टेट्रिक गायनी पहले कर चुके हैं और उसके बाद उनको हर तरह की सर्जरी का एक्सपीरियंस है, हर तरह की उनको प्रोसीजर्स का एक्सपीरियंस है, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स उनको मालूम है, क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को चूजिंग में ही मतलब ऐसी चीज करनी चाहिए जिसके साथ उनको पता चल जाए कि क्या एक्सपीरियंस का क्या मतलब जो एक्सपीरियंस है उसकी वैल्यू क्या? मैं ना, आपने बहुत अच्छा सवाल किया रिची जी, बिकॉज पेशेंट्स जब हमारे तक पहुंचते हैं, जब स्पेशलिस्ट तक पहुंचते हैं, मैं ये नहीं कहती वो गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखा रहे होते, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब तक एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट तक पहुंचते हैं तब तक उनके बहुत साल निकल चुके होते हैं। बेहतरीन साल जब उनके पास पैसे होते हैं वो खर्च हो चुके होते हैं तभी, और कारण उनको नहीं पता होता। बहुत बार पेशेंट्स मेरे से ये कहते हैं, डॉक्टर साहब हमें तो कारण ही नहीं पता था, आपने जो चीज बताई किसी और ने तो बताई ही नहीं। तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज कहती हूँ कि आप अपने डॉक्टर से पूछें अवश्य कि जो चीज वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर कोई भी डॉक्टर इस चीज से नाराज होता है या आपको काउंसल नहीं कर पाता तो आपको ये सोचना चाहिए क्या हमें वहां पे इलाज करवाना है या नहीं करवाना है। क्योंकि मैं ये बिलीव नहीं करती कि पेशेंट को जब तक सब कुछ सही सही नहीं बताया जाए, काउंसल नहीं किया जाए, तो आप पे पेशेंट भरोसा कैसे करेगा, विश्वास कैसे करेगा और आप रिजल्ट कैसे डिलीवर करोगे। ये कोई पत्थरी का ऑपरेशन नहीं है या ड्रॉअर में रखा हुआ बच्चा नहीं है जो हमने निकाल के पकड़ाना है। पेशेंट के शरीर में खुद बनानी है हर चीज। जब तक उसका पूरा सिस्टम टाइमली सेट नहीं होगा और काम नहीं करेगा, जितनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैंडल नहीं होंगी, तब तक पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं होगी, उसको बच्चा नहीं मिलेगा। जैसा कोरोना का एपिडेमिक है और इसमें लोग बहुत घबराए हुए हैं और जैसे सिनेरियो बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि चलो जो लोग इनफर्टाइल, जो लोग फर्टिलिटी में हैं, प्रेगनेंसी जिनको हो चुकी है, वो किस तरह से नजिठे इस प्रेगनेंसी को? देखो, एक चीज बहुत अच्छी की भारत सरकार ने कि प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन अलाउड करी हुई है। वैक्सीन जरूर लगवाएं, बिकॉज कोरोना प्रेगनेंसी में बहुत बहुत डेंजरस है। वो बच्चे को भी खत्म कर देता है और माँ को भी खत्म कर देता है। जो रिस्क लेवल है वो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए नॉन प्रेग्नेंट के मुकाबले में 10 गुना है। तो आप ये समझिए कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते ये सोच के, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन नहीं लगवाने का सबसे बड़ा कारण ये है, जो हमारे व्हाट्सएप लाइब्रेरी है या हमारा मीडिया है जिन्होंने ये भ्रांतियां फैलाई कि वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमें हमेशा जब भी कोई भी इलाज करते हैं तो हम ये तय करते हैं कि
फायदा किस चीज में ज्यादा है? हर चीज का नुकसान है। अगर हम मोटरसाइकिल पे निकलते हैं तो एक्सीडेंट का डर तो रहेगा ही रहेगा, पर ये तो नहीं है कि हम मोटरसाइकिल पे निकलना बंद कर देते हैं। अगर हर वैक्सीन में दिक्कत होती तो जो आज सेविंग हुई है वैक्सीन लगने से, जिनको वैक्सीन लगी हुई है और जिनको ठीक हो रहे हैं, जो पेशेंट उनको सिर्फ माइल्ड डिजीज हो रही है, सीरियस नहीं हो रहे, बिकॉज जो वैक्सीन कन्वर्जन है जी वो 70 to 90% होती है एक इंडिविजुअल में। इसीलिए जो सबसे जरूरी चीज है जी वो ये है कि प्रिकॉशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप किसी भी बड़ी शादियों में नहीं जाइए, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलिए, और मास्क हमेशा पहन के रखिए। बहुत लोगों की ये सोच थी मास्क कुछ नहीं होगा, मास्क तो कोई हेल्प नहीं करता। डेफिनेटली मास्क हमारी बहुत मदद करता है, और मास्क और सैनिटाइजेशन दो एक बेस्ट तरीके हैं जो हमें कोरोना से बचाएंगे। देन अनदर थिंग जो हमें कोरोना से बचाएगी वो है हमारी डाइट। हम लोग अब अंदर के प्राणी हो गए हैं, हम धूप में नहीं निकलते। जो लोग धूप में नहीं निकलते और अपना विटामिन डी लेवल अवश्य चेक कराएं, और अपने विटामिन डी लेवल को कम से कम 50 से 70 के बीच में रखें। अपने सप्लीमेंट्स लें ताकि विटामिन डी अगर बॉडी का मेंटेन्ड है तो वो कोरोना की बीमारी से बच जाता है। विटामिन डी हो गया, जिंक हो गया, विटामिन सी हो गया, खून पूरा हुआ, एंड ये तो हमें प्रिवेंशन के लिए चाहिए। उसके बाद आता है कि अगर हमें कोरोना के लक्षण हो जाए, कोई भी खांसी जुकाम को हमेशा कोरोना समझें, और ये जरूरी नहीं है कि साथ के साथ ही स्टेरॉइड लें। हमेशा पहले 5 दिन उसको ऑब्जर्व करें, अपने टेस्ट कराएं। सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। उन्होंने जो लोकल आईएमए के डॉक्टर्स हैं उनको उन पेशेंट्स को फोन करने के लिए बोला हुआ है। उनको आप अपनी कंप्लेंट्स बता सकते हैं, वो अपनी किट सप्लाई कर रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल चीजें कर रही है ताकि कोरोना कंट्रोल हो। बट आप ये देखिए ना, इट इज नॉट ओनली कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम लोग पेशेंट्स की नासमझी से भी लड़ रहे हैं। जो पेशेंट्स हमारी बात नहीं मानते, मास्क नहीं पहनते, हाथ सैनिटाइज नहीं करते, गैदरिंग्स में जाना बंद नहीं करते, वही लोग कोरोना फैला रहे हैं। तो सबसे समझने की जरूरत है कि 90% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर कोरोना का वायरस है लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं है। 10% को सिम्टम है और उसमें से 1.1% मोर्टेलिटी है। मोर्टेलिटी मतलब जान जाएगी, और ये इतनी अचानक जान जाती है और इतने सारे तरीके हैं इसने वायरस के बॉडी पे इफेक्ट करने के कि इसके बचाव के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरीके से किसी जमाने में जब HIV आया था और हमने प्रिकॉशंस ली और इंडिया में अब HIV ऑलमोस्ट नाम मात्र है, उसी तरीके से अगर हम प्रिकॉशंस लेते और कंटिन्यूड प्रिकॉशंस लेते, लॉकडाउन खुलने के बाद जरूरी काम करें, गैर जरूरी काम बिल्कुल ना करें, और अगर थोड़ा सा भी सिम्टम है तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें या फिर अपने टेस्ट कराएं। और हमेशा हमें ये सोचना है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि एनी पर्सन एंड एवरी पर्सन इज कोरोना पॉजिटिव। तब आप क्या करोगे, क्या प्रिकॉशंस लोगे, वो आपको लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की, और जिसमें जैसे आपका टेस्टिंग है, कई बार जो लेडीज है उनको आजकल ट्यूबरकुलोसिस का बहुत ज़्यादा एपिडेमिक है लेडीज में, जो कि अनएक्सप्लेन्ड ही रह जाता है। क्या कहना चाहेंगे कि कई बार आप जैसे डॉक्टर, जो पुराने डॉक्टर्स हैं जिनको पूरा एक्सपीरियंस है, वो लोग टेस्ट में नहीं आने के बावजूद भी ये मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं? सर ऐसे है, देखो टीबी एक ना क्रॉनिक डिसऑर्डर है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन टीबी के बैक्टीरिया उसके अंदर घुस जाते हैं। आज हम सबकी लंग्स खोलेंगे, सबके अंदर एक गोन फोकस और एक गोन कॉम्प्लेक्स होता ही होता है। हम सबको बचपन में टीबी से बचाने के टीके भी लगे जिसको हम कहते हैं बैसिले कैलमेट, जो BCG वैक्सीन जिसको बोलते हैं। अगर आप अपने लेफ्ट कंधे पे देखेंगे तो यहाँ पे एक निशान होगा हर जने के बाय रूल, जिसको BCG वैक्सीन लगी हुई है। आपकी बॉडी की जब भी इम्यूनिटी डाउन होएगी वो बैक्टीरिया जीतेगा और आपकी बॉडी में असर पैदा करेगा। ऐसा नहीं है कि सबको टीबी एक्टिव होती है,
टीबी सबके अंदर है, शांत होती है, आपकी इम्यूनिटी डाउन नहीं हुई और टीबी ने आपको कैप्चर नहीं किया। टीबी जब बॉडी में असर करती है तो वो अलग अलग लक्षण पैदा करती है। इनफर्टिलिटी भी ट्यूबरकुलोसिस का एक लक्षण है। अगर हम डिटेल स्टडी करते हैं, ट्यूब टेस्ट करते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेते हैं, लैप्रोस्कोपी करते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ कि हमारे ब्लड टेस्ट नेगेटिव हैं, हमारी बायोप्सीज नेगेटिव हैं, पर टीबी का जो असर है वो दिखता है। उस केस में जो ट्रीटमेंट है वो प्योरली क्लिनिशियन की चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्लस जो उसको फाइंडिंग्स मिलती हैं। मैं नहीं कहती कि हर पेशेंट को टीबी की दवाई दी जाए। अगर उसकी बॉडी अपने आप ही टीबी कंट्रोल कर लेती है, जिसको हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, वो हर इंडियन में पॉसिबल है। अगर हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने लगेंगे तब टीबी भी रेजिस्टेंट हो जाएगी हमारी दवाइयों को। तो इसलिए खासकर जिनको छाती की टीबी है और वो पेशेंट्स जो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और खासकर लड़कियां जहाँ पे छोटी कन्याएं हैं और उनके घर में किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, दैट इज द एज जब वो टीबी के लक्षण मतलब कीटाणु उनके अंदर चले जाते हैं और एक बार वो ग्रो करती हैं। अगर उनका HB कम है, विटामिन D कम है, पतली हैं, वेट गेन नहीं कर रही हैं, पीरियड्स में एबनॉर्मैलिटी है, वो सब चीज़ों का इलाज टाइम से अगर किया जाए तो टीबी के जो भयंकर इफेक्ट्स हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया, जिसकी वजह से ट्यूबें ब्लॉक हो जाती हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती। ट्यूबें ब्लॉक होने के बावजूद ये ज़मीन भी खराब कर देती है बच्चेदानी की। तो अगर हम बच्चे बारी बारी रखते भी हैं तो वो जड़ नहीं पकड़ते हैं, फिर पेशेंट्स को सरोगेसी करानी पड़ती है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट व्हेन इट कम्स टू इनफर्टिलिटी, बिकॉज रूटीन डॉक्टर के पास इतना समय नहीं होता जो रूटीनली ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी कर रहे हैं कि वो अपने पेशेंट को इतना समय दे सकें और उसको पूरी बात समझा सकें। एज फार एज मेल इनफर्टिलिटी इज कंसर्न, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आज का सिनेरियो है जिसमें बच्चे थोड़ा सा जल्दी मतलब ग्रोन अप होते हैं, लड़के लड़कियों की बात करें, लड़कियों को पीरियड्स की बात करें, लड़कों को बात करें, तो मतलब जल्दी वो जैसे पहले 16 साल कहते थे, अब 10-11 साल के 12 साल के बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां, वो जवान थोड़ा हो जाते हैं। और मैरिज एज जो वो 27-28 साल की है। क्या कहीं ना कहीं जाकर ये चीजें भी जो है आज इनफर्टिलिटी के लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है? डेफिनेटली जो सबसे जरूरी कारण जो किताब हमें पढ़ाई गई उसके हिसाब से तो 18 से 23 के बीच में फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब समय बदल गया। अब तो जो हमारी इंडिया में शादी की जो एवरेज एज ही है वही 27 तक पहुंच गई है, और 35 साल के बाद लेडी की जो अंडे होते हैं वो पुराने होने शुरू हो जाते हैं, फर्टिलिटी फॉल करती है। और सबसे बड़ी बात है, जो आजकल बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं बिफोर मैरिज, उनके कारण उनको इन्फेक्शंस हो जाती हैं, उनकी ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती जाती है सबसे। और दूसरी बात, टू मच ऑफ मोबाइल। अब मोबाइल का मेल टेस्टिस पे बहुत रोल है, वो अपनी पैंट की जेब में मोबाइल रखते हैं। पैंट की जेब में कतई मोबाइल नहीं रखना चाहिए, प्लस ढीले कपड़े पहनने चाहिए, प्लस नीचे वाले हिस्से को ठंडा रखना चाहिए। मोबाइल को अपने बॉडी से दूर रखना चाहिए, खासकर टेस्टिकुलर एरिया से, बिकॉज जो रेडिएशन है मोबाइल की वो टेस्टिस को डैमेज कर रही है। हम देख रहे हैं कि आजकल धीरे धीरे जो स्पर्म काउंट है ओवरऑल वर्ल्ड में ही कम हो रहा है। वो इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं जो हम खाने में खा रहे हैं, हमारा जो जंक फूड है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो हमारी प्रजनन की जो कैपेसिटी है उसको डैमेज कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, लड़कियों में PCOD बहुत बढ़ रहा है बिकॉज, और खान पान बहुत अच्छा होने की वजह से एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, उसकी वजह से PCOD का इंसिडेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स भी हैं जो हमारी अंडेदानियों पे असर करते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि आप नेल पेंट्स नहीं लगाइए जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाएं तब तक, बिकॉज थोड़ा केमिकल तो हम वैसे ही बहुत सारी चीज़ों में ले रहे हैं, तो आर्टिफिशियल केमिकल से भी हमें बचना चाहिए। एंड सब जब बच्चे जवान होने शुरू हो जाते हैं और नाइट डिस्चार्ज की बात चलती है, क्या कहना चाहेंगे कि नाइट डिस्चार्ज से बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और सेक्सुअल एजुकेशन जैसे पढ़ानी चाहिए, क्योंकि
ये विषय को कभी ना तो पेरेंट्स छूते हैं और ना ही टीचर छूते हैं। आप एक रिनोड गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? You know what, there is something called as psychiatric education, जो कि ना स्कूल में पढ़ाई जाती है ना कॉलेज में पढ़ाई जाती है। हम कह देते हैं, माँ बाप नहीं ध्यान देते, टीचर्स नहीं ध्यान देते, उनको खुद ही ज्ञान नहीं है तो वो कहाँ से देंगे? इट्स अ प्रोफेशनल थिंग। आजकल अगर हमारे विचार भी हेर फेर हैं, ऊपर नीचे हैं, ठीक है, और हम अपने सिर दर्द का इलाज करवाने को तैयार हैं, घुटने का दर्द इलाज कराने को तैयार हैं, लेकिन हर चीज जो हमारी दिमागी परेशानी से लिंक्ड है, हमारे विचारों से लिंक्ड है, हमारे सोच से लिंक्ड है, हमारे रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो सेक्सुअल हैं, चाहे वो नॉन सेक्सुअल हैं, चाहे वो मैरिजेस हैं, हम उसके लिए एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट नहीं करते। जबकि अब समय आ गया है कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे हम अगर सिर दर्द है तो अगर हम टाइमली चश्मा पहन लेते हैं सिर दर्द ठीक हो जाता है, तो उसी तरीके से यदि हम टाइमली काउंसलिंग लें, टाइमली अपना साइकेट्रिक असेसमेंट कराएं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, शादीशुदा जिंदगी की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, उनको सुधारा भी जा सकता है और एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी जाती है। क्योंकि हेल्थ को जो हम डिफाइन करते हैं, हेल्थ इज नॉट ओनली मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल वेलबींग। हर एंगल लाइफ में ये जो 5 चीजें हैं जिंदगी की, जो तंबू जिस पे खड़ा है हमारी जिंदगी का, उसके 5 स्तंभ जो हैं वो जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, चाहे वो सेक्स है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे सोसाइटी है, चाहे रिलेशंस हैं, चाहे हमारी सेल्फ हेल्थ है, जब तक इनमें से कोई भी चीज खराब है तो हमारी जिंदगी का तंबू जो है वो उड़ेगा। उस उड़ान को रोकने के लिए और एक सॉलिड हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए हमें हर एंगल से, आईक्यू तो जरूरी है पढ़ाई से, हमारा ईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल क्वोशंट, सोशल क्वोशंट, इसके बारे में ना तो भी हम बात कर रहे हैं। हम सिर्फ बात करते हैं कि डिवोर्स रेट बढ़ गया, हम बात करते हैं कि आपस में बनती नहीं है, हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनालिटीज हैं, जो आपस में जिसके लिए एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो नहीं है। और जो लोग अवेयर हैं वो ट्रेनिंग लेते भी हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच भी जाते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये देखा गया है कि नीम हकीम जैसे ताकत के बादशाह हैं और ताकत की मेडिसिन हैं, जिनमें पता नहीं क्या क्या स्टीरॉइड्स, क्या क्या चीज़ें हैं डाली हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है इस रिलेटेड, तो उनको एक स्पेशलिस्ट, जैसे लड़कियों को कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, जो एक काउंसलर भी हो, जिनका एक्सपीरियंस भी हो, उन लोगों के साथ अटैच होना चाहिए। यहाँ जो मेल को भी अगर कोई आती है तो वो भी एक इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर भी ये चीजें कर सकता है इंस्टेड की, क्योंकि ताकत के बादशाह उन्होंने तो वो चीज, और जो आपने इंटरनल बात बोली है बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहिए सर? डेफिनेटली देखो, सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। अब जो पॉपुलेशन ये ताकत के बादशाह इन पे है, वो बेचारी भूली भाली पॉपुलेशन जो है ना, उनको टारगेट करते हैं। थोड़ा सा भी इंसान अगर अवेयर है तो जितनी भी सेक्सोलॉजी की प्रॉब्लम्स हैं वो एक साइकेट्रिस्ट हैंडल करते हैं। हमें भी साइकेट्री पढ़ाई जाती है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी ऑल्सो हेल्प, ठीक है ना। यूरोलॉजिस्ट भी हैं जो मेल्स को हेल्प करते हैं, बट अल्टीमेटली जो टोटली हेल्पिंग हैंड है वो साइकेट्रिस्ट का रहता है। इट्स अ टीम वर्क एक्चुअली। एंड पेशेंट को कभी भी घबराना नहीं चाहिए अपने सिम्टम बनाने से। पहले से बहुत फर्क पड़ गया है, अब लोग ओपन हो रही है सोसाइटी, लेकिन जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए और जितनी ओपननेस होनी चाहिए सेक्सुअल रिलेशंस के लिए, वो अभी नहीं है। उल्टा कुछ और ही हो जा रहा है। पर कोई बात नहीं, वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है चीजें डिस्कस करने का। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सबसे जरूरी चीज है कि अगर आपको कोई भी सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डिस्कस विद अ क्वालिफाइड डॉक्टर। चाहे आप किसी भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर को डिस्कस कर लीजिए, बेस्ट वुड बी दी साइकेट्रिस्ट। और अगर आपको लगता है कि इट हैज टू समथिंग टू डू विद, जैसे हर्निया है, हाइड्रोसील है, वेरिकोसील है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए आप सर्जन को कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि मानसिक ये सारी चीजें मन से भी रिलेटेड है और तन से भी रिलेटेड है। तन मन का जो तालमेल बिठाने की चीज है ना जी, ये डॉक्टर्स के हेल्प से ही पॉसिबल हो पाएगा।
मैं नहीं कहती कि सिर्फ एक पैथी ठीक है या दूसरी पैथी खराब है। जैसे हमारे बहुत सारे लोगों का ये विचार है कि एलोपैथी नहीं काम करती, ऐसा नहीं है। एलोपैथी अगर काम नहीं करती होती तो आज जो हमारी एवरेज एज पहले 45 थी, आज 75 हो गई है। इट हैज नॉट बीन पॉसिबल विदाउट एलोपैथी। डॉक्टर साहब, आप एक रिनोड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और हम हमारे चैनल को समय समय पर अपना योगदान देते हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे देखने वाले दर्शकों को? मेरा सब दर्शकों से एक ही मैसेज है, जब भी आप अपना इलाज कराएं, कृपया सोचें क्या मैं रास्ता सही पकड़ा हुआ है या नहीं। हम शायद एक वेबसाइट के लिए आ रहे हैं जहाँ पे हम एक सेकंड ओपिनियन देंगे पेशेंट्स को। आप इलाज जहाँ करा रहे हैं वहीं कराइए, लेकिन इस जो मेरा नंबर है उस पर डायल करके आप एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप जिस इलाज को ले रहे हैं क्या वो इलाज सही चल रहा है या नहीं चल रहा। इट्स अ वेरी नॉमिनल फीस, 50-100 रुपए में अगर आपको एक पैरेलल कंसल्टेशन मिल जाती है तो इट्स वर्थ इट। थैंक यू। थैंक यू।